हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास में शेयर के डिस्कशन को स्टार्ट किए थे। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम लोग बेंडिंग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, हम लोगों को आरसीसी को पढ़ना ही इस तरह से होता है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को पूरा पढ़ लीजिए, सर्विसिबिलिटी में जो डिफ्लेक्शन वाला क्राइटेरिया उसको पढ़ लीजिए। इन सारे में से ही क्वेश्चन आता है आपको किसी भी एग्जाम में। अब इसी में कोलैप्स में बेंडिंग को हम लोग बीम में डिस्कस कर लेते हैं, शेयर को भी हम लोग बीम में डिस्कस कर लेते हैं, शेयर डेवलपमेंट लेंथ एंड बॉन्ड होता है वो भी हम लोग बीम एंड स्लैब सब में डिस्कस करते हैं, कॉम्प्रेशन पढ़ते हैं तो कॉलम्स में डिस्कस कर लेते हैं, फुटिंग में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह से करके हम लोग अलग अलग कॉम्पोनेंट्स डिज़ाइन करते हैं। आप अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो इस तरह से आरसीसी का सिलेबस नहीं होता है। जनरल टर्म्स में हम लोग समझते हैं कि हम लोग बीम पढ़ रहे हैं अभी या हम लोग कॉलम्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेंडिंग पढ़ लिए, बेंडिंग भी बीम में आएगा तो शेयर भी बीम में आएगा। अब ये भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीम के बारे में पढ़ रहे हैं। अब शेयर में हम लोग लास्ट वाले क्लास तक में डिस्कस कर लिए थे कि हम लोगों का क्या जो बेसिक कंडीशन है वो है, और हम लोगों का किस तरह से फॉर्मूला जो है आईएस कोड हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो हम आपको बताए थे कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी होता है। ये स्ट्रेस आया है आपके बीम पे, उसका एक स्ट्रेंथ कंक्रीट का चेक कर लेंगे कितना है। अगर कम है तो जो रिमेनिंग बचेगा उसके लिए रेनफोर्समेंट देंगे। और आपका मैक्सिमम कितना आ सकता है स्ट्रेस आपके बीम में, वो आपका स्टेबल नंबर 20 में दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जब टाउ वी, टाउ सी और टाउ सी मैक्स आ जाता है तो आईएस कोड हम लोगों को एक क्राइटेरिया देता है कि इस क्राइटेरिया से चेक कर लेना है कि रेनफोर्समेंट मिनिमम रिक्वायर्ड है या फिर कैलकुलेटेड वाला रिक्वायर्ड होगा, जितना कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, या नहीं तो मिनिमम प्रोवाइड करते हैं, या नहीं तो रीडिज़ाइन होगा। तो ये दो क्राइटेरिया अब हम लोगों का बचा है डिस्कस करने को, और इसके साथ साथ जो भी चीज़ें और बची हुई हैं। तो ये दो क्राइटेरिया में हम आपको पहले समझा रहे हैं कि हम लोग शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कैसे करते हैं। बाद में मिनिमम क्या होगा और कैसे प्रोवाइड करेंगे, फॉर्मूला क्या है बता देंगे, लेकिन प्रोवाइड कैसे करते तो हम आपको बताया कि 3 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं: वर्टिकल स्टीरअप्स, इंक्लाइन स्टीरअप्स, बेंट अप बार्स। अब ये तीनों के लिए आपको समझना है कि ये तीनों केसेस क्या क्या है। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब समझिए कि वर्टिकल आपका जो स्टीरअप है वो क्या होता है। 3 बीम का सेक्शन हम यहाँ बना देते हैं। अब तीनों केसेस को समझिए। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वर्टिकल स्टीरअप्स की। यहाँ से अब आप रिलेट करना शुरू कर देंगे। हम लोग इसका एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाते जा रहे हैं। क्रॉस सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे बाद में। मान लेते हैं कि हम यहाँ से एक सेक्शन कट किए इस तरह से, इसका नाम दिए सेक्शन एक्स एक्स, इसका नाम दिए सेक्शन एक्स एक्स। ठीक है, अब एक तरीका क्या होता है रेनफोर्समेंट देने का कि यहाँ आप बॉटम में इस तरह से आप स्टील प्रोवाइड करते हैं, टॉप में भी आप इस तरह से स्टील प्रोवाइड करते हैं, डबली रेनफोर्स बीम ऐसा मान के चल रहे हैं। अब इस वाले रेनफोर्समेंट को यहाँ आप कैसे दिखाते हैं, ये आप दिखाते हैं इसको, ये टॉप का स्टील है, और यहाँ आप दिखाते हैं कि ये बॉटम का स्टील है। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस सेक्शन में जानते हैं कि ये आपका टाइज से कनेक्टेड रहेगा, इस तरह से आप इसको टाइज दिखाते हैं। लेकिन अभी तो आप सेक्शन कट कर रहे हैं ना, तो आपको तो समझ में आ नहीं रहा है कि ये टाइज किस तरह से हैं। ये टाइज होते हैं कुछ ऐसे, ये इस तरह से स्पेसिंग्स में आपको प्रोवाइडेड रहते हैं। ये थ्रू आउट द बीम आपको इस तरह से प्रोवाइडेड रहते हैं। अब इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं जो अभी आपको फ़िलहाल नहीं पढ़ना है। इसमें भी हम लोग स्पेसिंग को कम और ज़्यादा करते हैं, आगे हम आपको जब बताएंगे, जब इस पे आएंगे। तो अभी हम आपको इसको इक्वल, ये एक काम करते हैं, हम अभी ये डिस्कस कर लेते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग इस चीज़ों को ही डिस्कस रखेंगे। इसको एक्चुअली हम आगे डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन अब शेयर का चल रहा है डिस्कशन तो यहीं कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का स्टीरअप्स प्रोवाइडेड रहता है। अब भले ही आप देखते होंगे जब आप अपने आसपास के घर एरिया में जब आप घर बनते हुए देखते होंगे तो आप इक्वल स्पेसिंग देखते होंगे। अभी हम आप देखिए स्पेसिंग ज़्यादा दिए हैं, ये वाला स्पेसिंग जो है ये आपको थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ वाला स्पेसिंग जो देखिए ये आपको बहुत कम है। दोनों में डिफरेंस आप फील कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट्स के पास जो है ये स्पेसिंग जो होता है ये कम होता है, और यहाँ पे बीच में जो पोर्शन में होता है ये स्पेसिंग आपका ज़्यादा होता है। अभी फ़िलहाल आपको जब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल स्टीरअप्स की, तो वर्टिकल स्टीरअप क्या होता है पहले ये समझिए। ये आपको इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में बना हुआ है। जो ये टॉप के रेनफोर्समेंट और बॉटम के रेनफोर्समेंट है, इसको ये वर्टिकली टाई किया हुआ है, तो इसका सेक्शन बना कुछ ऐसा।
अब सेम चीज़ को हम क्या करते हैं, हम यहाँ कोशिश करते हैं कि इसको हम कॉपी कर देते हैं, अगर हो पाया तो। देखिए अब ये आपका क्या है, अभी ये आपका इस तरह से है, तो ये आपका क्या है, वर्टिकल स्टीरअप। अब दूसरा आपका हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं, ये आपका आएगा अब इंक्लाइंड स्टीरअप। इंक्लाइंड स्टीरअप्स। अब इंक्लाइंड स्टीरअप्स किस तरह से होंगे, इंक्लाइंड स्टीरअप्स होंगे आपको कुछ ऐसे। यहाँ पे एक्चुअली ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ये इस तरह से आपको स्टेप्स प्रोवाइड रहेंगे। ये इक्वल स्पेसिंग में दिख नहीं रहा है, इसको हम इक्वल स्पेसिंग में दिखा देते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे क्लोजली स्पेस्ड है, थोड़ी देर बाद इसका गैप बढ़ जाएगा। इस तरह से यहाँ भी आप देख लेंगे कि थोड़े डिस्टेंस तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसमें आप 3 स्टीरअप देख लेंगे, लेकिन इतना ही डिस्टेंस को आप यहाँ से यहाँ कॉपी करेंगे तो आप देखेंगे कि इतने दूर में सिर्फ 1 स्टीरअप है। इसका मतलब स्पेसिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको इतने स्पेसिंग में आपको दिख जाएगा कि आपको ज़्यादा स्टीरअप्स है, और बाकी के जो स्पेसिंग में आपको दिखेगा कि कम स्टीरअप्स है। तो इंक्लाइन मतलब क्या है, इस तरह से आप इंक्लाइन कर दिए। अब इधर अगर हम ऐसे इंक्लाइन किए तो इधर हम ऐसे इंक्लाइन किए, क्यों किए हैं, अब इसको समझिए। आपके बीम में जो फेलियर होगा शियर की वजह से, ऊपर से यहाँ पे आपका इस तरह से लोडिंग आएगा, ये आपके बीम में इस तरह से लोडिंग आएगा, और इस लोडिंग में आपका ये जो फेलियर होगा, ये आपका इस तरह से आपके बीम को ये फेल करना चाहेगा, इस तरह से आपके बीम को फेल करना चाहेगा। तो आपके बीम का एक्चुअल में, अब हम इसको भी इरेज करके बाद में अंडू कर देंगे, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये इतने दूर का कंक्रीट जो होगा ये टूट के आपका गिर जाएगा। यहाँ पे बीच में इतने दूर का जो कंक्रीट होगा, इस तरह से आपका बीम जो होगा ये फेल हो जाएगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। जो हम लोग पुराने जो खंडर वगैरह हम लोग देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि इस तरह से हम लोगों का बीम थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकला है, थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकला है, बाकी वाला जो है वो आपका फेल हो गया है, गिर गया है। तो ये क्यों होता है, ये शेयर फेलियर की वजह से होता है। ठीक है, तो अब शेयर फेलियर इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि इनवर्ट्स आपका इस तरह से इंक्लाइंड आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये हम लोगों का फेलियर होगा और ऑपोजिट में इसके हम लोग इसको रेजिस्ट करने के लिए, ताकि ये इसको एक तरह से आप कहते हैं ना कि स्टिचेस जैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये स्टिचेस वाला काम करेगा। यहाँ से आपका ये इस तरह से ब्रेक होना है, तो ये 4 जो स्टीरअप्स लगेंगे ये स्टिचेस का काम करेंगे। सेम यहाँ भी इस तरह से आपका जो फेलियर होता है वो यहाँ से ऐसे होता है, तो हम लोग इसमें वर्टिकल दे करके स्टिचेस का काम करवाते हैं। यहाँ भी इस तरह से फेलियर होता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ से फेलियर क्यों हो रहा है, इसका अगर आप शेयर फोर्स डायग्राम समझिए, हम यहाँ नीचे बना देते हैं। ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक अगर हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाए तो ये हो जाएगा मेरा कुछ इस तरह से, और ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, एज वाला जो है ये आ जाएगा WL/2, WL/2, WL/2 अगर UDL है उसके लिए बनाया तो आप देखिए कि मैक्सिमम आपका स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट्स पे आ रहा है। अभी हम आपको यहाँ पे लिखाए भी थे कि कहीं पे कि मैक्सिमम जो आएगा वो आपका सपोर्ट्स पे आएगा, ऐसा हम कहीं पे नहीं लिखाए थे, हम आपको समझाए थे कि मैक्सिमम जो आपका आएगा वो आपके सपोर्ट्स पे आपका शेयर फोर्स आएगा। और ग्रेजुअली आगे धीरे धीरे आपका देखिए ये यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 हो गया। इसका मतलब कि बीम के इस पॉइंट पे, इस वाले सेक्शन पे शेयर फोर्स 0 है, इस वाले शेयर पोर्शन पे शेयर फोर्स 0 है, इस वाले पोर्शन पे शेयर फोर्स 0 है। तो जब इस वाले पोर्शन पे 0 है शेयर फोर्स, इसका मतलब है कि वहाँ पर रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट है नहीं,
तो है नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल देते हैं। तो हम लोग कम कम मतलब स्पेसिंग को ज़्यादा कर दिए, तो 1 मीटर के एरिया में अगर आप 3 ही आप एक तरह से आप रेनफोर्समेंट दिए तो AST क्या हो गया, कम हो गया, π/4d² इंटू 3 ही कर पाइएगा। यहाँ पे आप देखिए तो 1 मीटर के गैप में आप 6-7 बार दे दिए हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, π/4 इंटू d² इंटू जितना भी नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट होगा। तो स्पेसिंग कम रहेगा तो एरिया ज़्यादा रहेगा। अब आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि सपोर्ट्स पे स्पेसिंग ऑफ टाइज जो होता है, स्टीरअप जो होता है, वो ज़्यादा होता है या कम होता है, तो स्पेसिंग आपका कम होगा। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि सपोर्ट्स पे, अब आपको स्पेसिंग कम याद है, सपोर्ट्स पे आपको पूछ लेता है कि एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप जो है वो कम होता है या ज़्यादा होता है, तो एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि स्पेसिंग कम है, मतलब ज़्यादा रेनफोर्समेंट आएगा यहाँ पे, कम स्पेसिंग पे दे रहे हैं, तो एरिया ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्पेसिंग कम होगा। तो हम लोग लिख देते हैं कि एरिया ऑफ स्टीरअप जो होता है, ASV जिसको लिखते हैं, ये आपका ज़्यादा होता है एट सपोर्ट्स। स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप जो होता है SV, ये आपका क्या होता है, कम होता है एट सपोर्ट्स। सपोर्ट्स पे हम लोग स्पेसिंग कम देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेनफोर्समेंट एडजस्ट कर सकें। सेंटर पे आपका क्या होता है कि ASV आपका डाउन हो जाता है और स्पेसिंग जो होता है आपका वो इंक्रीज कर जाता है, जो यहाँ ऑपोजिट होता है वो यहाँ ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछता है। आप प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, किसी भी ईयर का, किसी भी टाइप के एग्जाम का देख लीजिए, अपने स्टेट PSC का देख लीजिए, अगर शेयर से क्वेश्चन आना है और शेयर से क्वेश्चन पूछा है तो ये प्रीवियस वाला टॉपिक ये वाला में से, या नहीं तो ये वाले में से कॉन्सेप्चुअल पूछा, या नहीं तो न्यूमेरिकल छोटा सा दे दिया 1 नंबर का। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे, ये जो हम बना रहे हैं इसको हम फिर से क्लाउड लगा देते हैं। जिसको जिसको हम क्लाउड लगाएंगे वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए, एक वर्टिकल स्टीरअप सीधा वाला, एक आप प्रोवाइड किए इंक्लाइंड स्टीरअप। तो जब आप इंक्लाइंड किए तो वर्टिकल से इंक्लाइंड किए तो ये वाला आपको क्या हो गया, ये कुछ एंगल बना, इस एंगल का हम नाम दिए बीटा। अब ये बीटा एंगल का एक इफेक्ट आप समझ सकते हैं, अभी फील कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका कोई ऐसा एंगल नहीं बना, वर्टिकल रहा, यहाँ पे इस वर्टिकल के बदले आप इसको बीटा एंगल से कर दिए, इंक्लाइंड कर दिए, तो ये बीटा एंगल भी अपना कोई रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आप इसको बीटा कह लीजिए, अल्फ़ा कह लीजिए, कुछ भी है, फॉर्मूला में अल्फ़ा लिखा हुआ है तो हम इसको अल्फ़ा लिख देते हैं, ये एंगल है आपका अल्फ़ा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा का भी आपका एक इंक्लाइंड स्टेप में इफेक्ट आएगा। इसके बाद आपका थर्ड आता है, जो थर्ड टाइप है, ये आपका बेंट अप बार्स। अब बेंट अप बार्स क्या होता है ये समझिए। बेंट अप बार्स होता है कि आपको यहाँ पे AST आया, कितना आया था, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 625 के 5, हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल जब किए थे ये हम लोगों का आया था। ऊपर में हम लोगों का ASV कितना आया, ये आया हम लोगों का फॉर एग्जांपल 325, ठीक है। आपको 625 का रिक्वायरमेंट कहाँ पे था, जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम था, WL²/8, वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। इसी बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, तो मैक्सिमम यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। शेयर वाले को मैक्सिमम कहाँ रिक्वायर्ड है, सपोर्ट्स पे रिक्वायर्ड है, इस वाले एज पे समझ लीजिए कि मैक्सिमम रिक्वायर्ड है। बेंडिंग वाले को कहाँ रिक्वायर्ड है, इस वाले एज पे रिक्वायर्ड है। हम अच्छा अब इसी वाले साइड में बॉटम में ही अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो आपको ये वाला बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू होगा। तो अगर ये आया है यहाँ पे 100 किलो न्यूटन मीटर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना होगा, 20 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब है कि वैल्यू जैसे जैसे सपोर्ट की तरफ आप जा रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट 0 होता जा रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस हो रहा है। तो आपका मैक्सिमम 625 आपको रिक्वायर्ड था सपोर्ट सेंटर पे, लेकिन आप सपोर्ट के नज़दीक जाइएगा तो आपको क्या रिक्वायरमेंट कम होता चला गया। अगर ये 80% रिड्यूस हुआ है तो इसको भी आप 80% रिड्यूस करके दे सकते हैं। अगर डायरेक्ट रिलेशन मानते हैं कि जितना बेंडिंग मोमेंट कम होगा उतना AST कम हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि जितना ये रिड्यूस हुआ उतना ये भी रिड्यूस कर देना चाहिए। तो हम लोग तो रिड्यूस कर नहीं रहे, हम लोग ये पूरा रेनफोर्समेंट क्या प्रोवाइड किए हैं, 6 बार्स दिए हैं 25 mm के। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं। वेस्टेज का मतलब है कि हम लोगों को रिक्वायरमेंट असली में यहाँ से यहाँ तक, जब मेरा बेंडिंग मोमेंट 70 से लेकर के 70 तक चल रहा है, यहाँ पे 70 था, यहाँ 80 हुआ, यहाँ 90 हुआ, यहाँ 100 हुआ, तो हम 70 का एक बेंचमार्क मान लिया अगर कि यहाँ से यहाँ तक हमको मैक्सिमम का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वेस्टेज है 6 के बदले हम 4 प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो हम 2 प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम रेनफोर्समेंट कम कर सकते हैं। तो IS कोड हम लोगों को कहता है कि हम यहाँ लिख देते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं हम यहाँ लिख देते हैं। IS कोड कहता है
कि 50% ऑफ EST कैन बी बेंट एंड प्रोवाइडेड at top zone at top portion of beam at supports. मतलब IS कोड हम लोगों को क्या कह रहा है कि 50% से ज़्यादा मतलब नहीं हो सकता है, मतलब ये हम इस तरह से लिख देते हैं कि it should not be greater than 50% of AST can be bent and provided at top portion of beam at supports. इसका मतलब है कि मेरा टॉप पोर्शन ऑफ द बीम क्या है, ये वाला सपोर्ट के पास है। यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, ये शेयर फोर्स आ रहा है इतने दूर तक, ये कुछ वैल्यू है। तो इस शेयर फोर्स के वैल्यू को अभी तक आप वर्टिकल स्टिरअप से प्रोवाइड करवा रहे थे या तो इंक्लाइन स्टिरअप से प्रोवाइड करवा रहे थे। इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहीं से 6 बार में से 3 बार से ज़्यादा आप नहीं बेंड कर सकते हैं, 3 स्ट्रेट जाएगा, 3 को आप क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। और ऊपर ले जा करके आप इसको इस तरह से ऐसे इंक्लाइंड ऊपर ले जाएंगे और इसके साथ में आप यहाँ से इस तरह ही प्रोवाइड कर देंगे। तो ये भी देखिए ये कैसा बनाया, ये कुछ इस तरह का एंगल बनाया। इसका मतलब है कि यहाँ से जो आपका इस तरह से शेयर आएगा, जब आपका यहाँ से कोई शेयर आएगा इस तरह से तोड़ने की कोशिश करेगा तो कंक्रीट साथ में आपको ये इंक्लाइंड वाला जो बेंट अप बार है ये दोनों मिला करके उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सारा जो हुआ ये आपका एक कॉन्सेप्ट हुआ कि शेयर को हम लोग किस तरह से रेजिस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे वाला पोर्शन को हम आज कवर नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हमको सारे डिटेल्स आपको बताना है और फॉर्मूलाज बताना है। तो ये जितना भी रिमेनिंग टॉपिक शेयर करा है ये हम लोग अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। आज वाले क्लास में आपको सिर्फ ये पहले समझाना ज़रूरी था ताकि आपको एक फील ये आ जाए कि हम लोग शेयर को किस तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो एक्ट कर रहा है। तो ये 3 तरीके से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक एक करके इन सारे को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्टिकल स्टिरअप की बात करते हैं। ये हम लोगों का डायग्राम होगा वर्टिकल स्टिरअप का। आपको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहे हैं कि जो आप सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको जब एक्सप्लेन करना होगा कि शेयर रेनफोर्समेंट इन बीम्स टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए। इस टॉपिक का हम नाम दे देते हैं, यहाँ शायद दिए हैं आपको, शेयर रेनफोर्समेंट। इसको हेडिंग दे देते हैं स्टिरअप्स इन बीम्स। आपको ये टॉपिक जो है ये आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में थियोरेटिकल आपको पूछा जा सकता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसको एक्सप्लेन करने में आपको बताना है कि ये 3 टाइप के आपके स्टिरअप हो सकते हैं, आपके शेयर रेनफोर्समेंट हो सकते हैं। अब इन तीनों को हम, ये वाला स्लाइड तो हम हटा देंगे, ये मैं आपको समझाए थे, एक एक करके हम इन तीनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपका वर्टिकल स्टिरअप का डायग्राम ये है। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले आपका क्या आता है, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में हम आपको एक यहाँ फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं जो भी जनरलाइज फॉर्मूला था, उससे हम लोगों का वर्टिकल स्टिरअप का फॉर्मूला निकलेगा। अब वो फॉर्मूला जो आता है वो डिराइव करके आता है, आपको उस डेरिवेशन में नहीं जाना है, बीटेक लेवल तक में इसका ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला है हम लोगों का VUS = 0.87 FY ASV × D/SV × sin अल्फ़ा + cos अल्फ़ा। ये हम लोगों का जब हम लोग डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं तो हम लोगों का शेयर में ये जो फॉर्मूला है ये निकल करके आता है। आपको ये फॉर्मूला या तो एज इट इज़ याद कर लेना है, बेसिक फॉर्मूला है, या नहीं तो आपको एक एक करके सबका फॉर्मूला याद कर लेना है। ये जो फॉर्मूला है आपका ये है जनरलाइज्ड फॉर्मूला। जनरलाइज्ड फॉर्मूला या और सिंपल लिख देते हैं इसको जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला। अब ये जनरल फॉर्मूला में से आपका कैसे वर्टिकल स्टिरअप के लिए फॉर्मूला निकल करके आएगा। अब वर्टिकल स्टिरअप में पहले समझिए आपको निकालना क्या क्या है। आपको निकालना है 2 चीज़। पहला कि ये जो आप स्टिरअप्स दे रहे हैं इसके बीच का स्पेसिंग, ये आपको निकालना है। इस स्पेसिंग का हम लोग नाम देते हैं SV। ये आपका 2 स्टिरअप्स के बीच का स्पेसिंग है। ठीक है, दूसरा आपको निकालना है कि ये जो रिंग है, इसको हम जब क्रॉस सेक्शन बनाए थे तो आपका रिंग कुछ ऐसा शेप का था, ये अंदर की तरफ ऐसे बेंड किया हुआ रहता है। इस तरह से आप रिंग को देखते हैं, स्टिरअप्स को आप इस तरह से देखते हैं। इस स्टिरअप का आपको निकालना है कि कितने mm डायमीटर का बार होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं
कि डायमीटर अगर पता चल जाएगा तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो ये एरिया क्या है, वो स्टीरअप्स का है शियर एनफोर्समेंट में, इसको नाम दिए ASV। अब तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, ASC, AST और अब आ गया ASV। V का मतलब आपको पूरे RCC में समझ जाना है कि शेयर की बात हो रही है। T और C हम लोगों का टेंशन और कंप्रेशन का बात हो रहा है। हम लोगों को ये ASV निकालना है, हम लोगों को ये SV निकालना है, मतलब स्पेसिंग निकालना है और एरिया निकालना है स्टीरअप्स का, ठीक है। VUS क्या है, शेयर फोर्स है हम लोगों का। ASV क्या है, जो भी हम बता दिए, एरिया ऑफ स्टीरअप्स है। SV क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द स्टीरअप्स है। D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, हम आपको अभी जो यहाँ बताए थे इंक्लाइंड, इसमें हम ये वाला एंगल का नाम दिए थे अल्फा, कि ये कितना डिग्री से इंक्लाइंड है। इस केस में अल्फा कितना है, 90 डिग्री। इस केस में अल्फा कुछ वैल्यू है, इसको हम लोग जनरली मानते हैं 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री पे इधर फेल होता है तो ये 45 डिग्री पे इधर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग जब वर्टिकल स्टीरअप वाले इस हेडिंग को हम लोग यहाँ से इरेज कर दें अगर, और इस पूरे को अगर हम ऊपर लिख दें, अब हम यहाँ पे हेडिंग प्रोवाइड कर दें, ये है वर्टिकल स्टीरअप के लिए। अब हम जनरलाइज फॉर्मूला में से वर्टिकल स्टीरअप के लिए अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो वर्टिकल स्टीरअप के लिए अब हम लोगों को पता है कि वर्टिकल स्टीरअप में अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो VUS का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VUS इज इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू D। अब ये डिवाइडेड बाई SV है, इस पूरे को हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई SV। हम लोगों को निकालना क्या क्या है, SV और ASV। तो अगर हमको SV निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.87 FY ASV इंटू D डिवाइडेड बाई VUS। अब आपको निकालना है SV और ASV। अब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, SV निकालना है तो ASV चाहिए, अगर ASV का फॉर्मूला बनाइएगा तो SV चाहिए होगा। ASV का फॉर्मूला भी बना देते हैं, अगर आप इसी में से हम ASV का फॉर्मूला बना दें तो ASV हो जाएगा VUS इंटू SV डिवाइडेड बाई 0.87 FY इंटू D, ये बन जाएगा ASV का। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं याद रख के ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं, और यही वाला फॉर्मूला आपका ज़्यादा यूज़ होता है। अब क्यों यूज़ होता है ये समझिए। हम लोग को निकालना है SV, क्यों, क्योंकि SV क्या है, स्पेसिंग है। ये स्पेसिंग 0 mm से लेकर के इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है, तो इसका वेरी करने का रेंज बहुत ज़्यादा है। अगर आप ASV निकालेंगे तो ASV, अब देखिए जैसे आपको प्रोवाइड करना हुआ है स्पेसिंग, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, 128 mm भी दे सकते हैं, 127 भी दे सकते हैं, 126.5 भी दे सकते हैं। ऐसे करते करते आप नीचे 100 तक आएंगे तो आपको 50 वैल्यू मिल जाएगा, ऊपर तक आप जाएंगे तो आपको 50 वैल्यू मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप स्पेसिंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप n नंबर ऑफ स्पेसिंग्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको जैसा आप प्रोवाइड करना चाहेंगे साइड पर वैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एरिया ऑफ जो रेनफोर्समेंट है ये तो आपका कुछ पार्टिकुलर ही रहेगा। जैसे आपका 6 mm का स्टीरअप्स मिलता है मार्केट में, मतलब बार जो है मार्केट में 6 का मिलता है, 8 का मिलता है, 10 का मिलता है, जिसका हम लोग अभी सिंगली रेनफोर्समेंट डिस्कशन कर रहे थे ना कि रेनफोर्समेंट कितने कितने डायमीटर का है। 12 का मिला, 16 का मिला, 20 का मिलता है। तो हम लोगों के पास कितने लिमिटेड ऑप्शंस है। लिमिटेड मतलब है कि 5, 10, 15, इससे ज़्यादा ऑप्शंस हम लोगों के पास रेनफोर्समेंट के हैं नहीं मार्केट में। तो जब रेनफोर्समेंट के ऑप्शंस हम लोगों के पास कम है तो इसका मतलब है कि इसको एक राउंड फिगर में कहीं पे एज्यूम कर लेना आसान है और स्पेसिंग को एज्यूम करना मुश्किल है, क्योंकि स्पेसिंग में कुछ भी वैल्यू आ सकता है 100 से लेकर 150 तक में, लेकिन ASV एज्यूम करना आसान है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम एनी सुटेबल ASV। अब ये सुटेबल ASV वर्ड यहाँ पे आ गया है कि कोई भी सुटेबल ASV चुन लेना है। कैसे हम लोग ASV चुनेंगे, अब इसके लिए आपको समझना है। वापस से बीम का आपका क्रॉस सेक्शन हम बना देते हैं, 2-3 क्रॉस सेक्शन हम बनाते हैं। ये हम एक क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। अब हम आपको याद कीजिएगा, हम आपको थंब रूल समझाए थे, तो थंब रूल के हिसाब से हम बात करते हैं। तो इसको हम एक जनरलाइज बनाते हैं, 300 से 400 तक का एक बीम, या 230 से ले लेते हैं, 230, 300 और 400, ये सारे विड्थ के लिए हम ये एक बीम बनाए हैं।
अब हम एक दूसरा बीम बनाते हैं जो थोड़ा वाइड हो जाएगा, कुछ इतना हम इस साइज़ का बीम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ये हम बना दे रहे हैं आपको 600 to 900 mm वाले वाइड के लिए। b इज इक्वल टू 600 से 900, यहाँ b इज इक्वल टू 230 से 400। थंब रूल के हिसाब से याद कीजिए, हम आपको बोले थे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर पाएंगे, 2 3 4, हम जनरल में 3 का बना दे रहे हैं रेनफोर्समेंट। इसमें 600 to 900 है, हम लोग कितना एडजस्ट कर पाएंगे, 6 to 9 बार्स। तो हम आपको अभी इसमें 4 5 6 7 रेनफोर्समेंट बना देते हैं, कुछ भी बना देना, 600 से 900 के बीच में, मान लेते हैं 700 का ही बीम होता तो 7 रेनफोर्समेंट देते, ठीक है। अब आपको स्टीरअप्स का 2 काम हम आपको समझाएं। पहला कि एक तो शेयर फोर्स जितना आ रहा है उसके हिसाब से रजिस्ट करेगा, तो वो तो उसका काम है। साथ में वो क्या करता है, रेनफोर्समेंट को भी अटैच करके रखता है। अब जब रेनफोर्समेंट 7 नीचे रहेंगे, 7 रेनफोर्समेंट आपके ऊपर भी मान लेते हैं आए हैं कम डायमीटर के, जो हम लोग AC निकालते हैं, मान लीजिए वो भी 7 आया, ये 7 16 का है, ये 7 20 का है। अब इतने सारे रेनफोर्समेंट को अगर हम लोग एक बाहर एक सिंगल वाले रिंग से एक ऐसे बांध देंगे, तो जब भी हम आप आज के बाद से जब भी हम रिंग की बात करेंगे ना, किसी भी चीज़ को चारों तरफ से क्लोजली उसको बांधने की बात करेंगे, तो याद रखिएगा कि ऐसे केसेस में ये जो कॉर्नर के 4 बार्स होते हैं, इसको हम ब्लैक से मार्क कर देते हैं, ये जो 4 बार्स होते हैं आपके ये कॉर्नर्स के, ये सबसे ज़्यादा अच्छे से टाई हो जाते हैं इस रिंग के साथ। बाकी सारे वाले जो है इनका कांटेक्ट एरिया जो है, कांटेक्ट जो लेंथ है वो बहुत कम मिलता है इस रेनफोर्समेंट के साथ, क्योंकि ये भी सर्कुलर है ये भी सर्कुलर है, तो दोनों का कांटेक्ट होता है सिर्फ 2 mm के लिए। उसको आप इस बार से जो आप टाई करते हैं मेश वायर से, तो वो सही से क्या होता है, टाई नहीं होता है। तो IS कोड कहता है कि ऐसे केसेस जहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट को आप इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं टाइज में, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ बार्स अगर आपको कवर हो जा रहे हैं एक साथ, जैसे यहाँ पे भी बार है, यहाँ पे भी बार है, 2 ही है ऊपर, नीचे 3 है या 4 है, तो इसमें क्या है कि आपको टोटल 4 2 6 में से आपको 4-5 बार जो है वो कवर हो जा रहे हैं, 1-2 बार ही सिर्फ रह रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग ये वाला स्टीरअप चलाएंगे, ठीक है। ऐसे केसेस में IS कोड कहता है कि ये सिर्फ बाहर वाला चलाने से काम नहीं चलेगा, तो काम नहीं चलेगा तो हम लोगों को दूसरा स्टीरअप भी देना पड़ेगा। तो हम लोग एक बार को चाहे तो गैप करके यहाँ से इस तरह से ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं। अब मेरा टारगेट क्या है कि यहाँ पे जो मेरे बार्स रहेंगे, जो इसके जो कॉर्नर्स के बार रहेंगे, अब ये भी अटैच हो जाएंगे सही से, क्योंकि इनको भी एक रिंग मिल गया है। अब ये 4 भी अटैच हो गया, ये 4 भी अटैच हो गया, मेरा 8 अटैच हो गया, रिमेनिंग मेरा बस ये 4 रह गया। अब ये भी किसके, इन दोनों के रिंग्स के बीच में है, तो मान लिया जाता है कि ये भी एडजस्ट कर लेगा, मतलब ये साथ में बिहेव करेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे और बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला जो हम लोग सेक्शन प्रोवाइड किए, इसमें हम सिर्फ एक रिंग प्रोवाइड किए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक बार होगा जो मेरा कुछ इस लेंथ का होगा। इस बार को हम पहले यहाँ से आधा बेंड किए, तो ये यहाँ तक आया और ऊपर हम आधा इसको बेंड कर दिए। फिर हम इसके बाद इसको और बेंड करना चाहे रिंग बनाने के लिए, तो ये यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ और यहाँ से ऐसे बेंड हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन को हम पूरा यहाँ से बेंड कर दिए, तो ये ऊपर की तरफ चला गया, तो ये सीधा हो गया, ये इधर आ गया, ये लेंथ छोटा हो गया। यहाँ तक का पहले लेंथ था, अब वो धीरे धीरे आप देखिए कि छोटा होता जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको एक बार और बेंड करना है यहाँ से, तो ये यहाँ से इस तरह से जाएगा, इस तरह से घूमेगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। और अब ये वाला जो मेरा एज है इसको हम इधर ला के बेंड कर देंगे, और यहाँ जो मेरा एज था इसको हम इधर ला के बेंड कर देंगे, तो ये मेरा रिंग बन जाता है। और इसके बीच में ही मेरे 4 बार्स यहाँ पे इस तरह से बीम्स में प्रोवाइडेड रहते हैं। कैसे प्रोवाइड होते हैं वो साइट इंजीनियरिंग वाला चीज़ है। अभी आपको समझ में आ गया कि ये स्टीरअप्स आपका बन गया। अब ये आप बनाए तो आप क्या बनाए, या तो एक 8 mm के डायमीटर बार को आप बेंड किए, या तो 6 mm के डायमीटर बार को बेंड किए। तो IS कोड तो अब 6 mm का प्रैक्टिस मना ही कर दिया है, तो हम लोग 6 mm को अब लिखना ही छोड़ देते हैं। टेक्स्ट बुक्स में आपको 6 mm का मिलेगा, जो पुराने टेक्स्ट बुक्स होंगे। अब 6 mm का यूज़ नहीं होता, अब 8 का यूज़ होता है, या तो आप 10 वाले को बेंड कर सकते हैं। और वर्स्ट केस में आप 12 mm वाले बार को भी यूज़ कर सकते हैं, मगर नहीं करना चाहिए, क्योंकि 12 mm का बार का अब डायमीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उसको इस तरह से 90 डिग्री का 4 बेंड करना है, और वो भी अगर छोटा सा बीम है तो बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे बेंड करना है, तो बेंड हो नहीं पाता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग 8, 10 और वर्स्ट केस में 12 को यूज़ कर लेते हैं। न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम के हिसाब से 8 और 10 ही आप हमेशा यूज़ कीजिएगा। अब जब आप 8 के बार को बेंड कर रहे हैं अभी एग्जांपल के लिए, तो 8 का एक बार को आप सीधा बार को कट किए और आप इसको बेंड करके बना दिए इस तरह से रिंग। अगर हम इसको इस डायरेक्शन से देखने की कोशिश करें,
या फिर आप इस तरह से, हाँ इसी डायरेक्शन से आप समझिए कि इस डायरेक्शन से अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, अगर हम इस डायरेक्शन में बात करें तो आप एक ये वाला प्रोटेक्शन दिए हैं रेनफोर्समेंट का, एक ये वाला प्रोटेक्शन दिए हैं, मतलब एक ही बार को जो आप बेंड कर रहे हैं उस बेंड करने में आप क्या कर रहे हैं, 2 बार वर्टिकल आप बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरह से आप समझिए कि ये जो आप एक बार दे रहे हैं ये एक्चुअली में एक आपको बीम के इस वाले एज से आपको दिख रहा है साइड से, क्योंकि हम देख रहे हैं, और एक इसके जस्ट पीछे आपको ये वाला भी होगा जो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो इन दो को हम कहते हैं लेग्स, ये जो चीज़ होता है इसको हम कहते हैं लेग्स। तो ये भी क्या हो गया, लेग्स। अब इस वाले बीम में हम आपको कहें कि कितना लेग्स है, तो आप कहेंगे 2 लेग्स हैं। इस वाले में अगर हम आपको बोलेंगे कितना लेग है, तो आप कहेंगे 4 लेग्स हैं। दिख रहा है 1 2 3 4, मतलब वर्टिकली आप क्या किए, 4 बार वर्टिकल बार्स प्रोवाइड किए। तो ये कहलाएगा 4 लेग्स, ये कहलाएगा 2 लेग्स। अब आपको अगर कहा जाएगा कि एरिया निकालिए कि आपके शेयर में कितना डायमीटर का एरिया जो है वो आपको रेजिस्ट कर रहा है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, 8 mm का एक बार है, तो इसका π/4 × 8², ये इसका एरिया होगा। फिर आपका यहाँ पे भी वही बार जो है वो घूम करके वापस आया है, लेकिन दूसरे लोकेशन पे चला गया ना, इसका मतलब यहाँ भी ये हेल्प कर रहा है, यहाँ भी π/4 × 8²। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप सारे को 8 mm का ही दिए, रेड वाले को भी 8 का दिए हैं, ग्रीन वाले को भी 8 का दिए हैं, तो आप कह सकते हैं कि 4 × π/4 × 8² जो है ये आपका ASV हो जाएगा। ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर इस केस में 2 बार हेल्प कर रहा है, इस केस में 4 बार हेल्प कर रहा है। एक ही जगह पे घूम रहा होता तो हम लोग नहीं कंसिडर करते, फिर हम लोग एक ही कंसिडर करते, लेकिन ये बार घूम करके दूसरे जगह गया, वहाँ भी वर्टिकल डायरेक्शन में चला गया, तो आपको हेल्प कर रहा है। जो भी वर्टिकल में बार आ रहे हैं वो शेयर में हेल्प कर रहे हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल चल रहे थे वो बेंडिंग में हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ 2 बार हेल्प किया, यहाँ 4 बार हेल्प किया, तो 4 बार हेल्प किया, तो आपका ये हो गया 4 लेग्ड और ये हो गया आपका 2 लेग्ड। अब यहाँ पे अगर हम आपको कहें कि एरिया ऑफ स्टीरअप्स बताइए ASV, आप कहेंगे 2 × π/4 × 8², इन दोनों की वजह से यहाँ पे कहेंगे 4 × π/4 8², ये चीज़ होगा आपका ASV। अब इसी को बोला है एज्यूम एनी सुटेबल ASV, इसका मतलब है कि एज्यूम करो कि या तो वो 2 लेग्ड होगा, या तो वो 4 लेग्ड होगा, या तो वो 6 लेग्ड होगा। तो आपके न्यूमेरिकल में बीम के B के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आप कितना लेग्ड वाला आप स्टीरअप जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। जनरल क्वेश्चन से आपको क्या देखने को मिलता है, 200 300 400, इसी का तो बीम मिलता है ना विथ का, तो इसका मतलब है 2 लेग्ड की बात हो रही है। जैसे ही बीम का क्वेश्चन में गिवन होगा, शेयर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में 600 900 800 700, आप थंब रूल से समझ जाइएगा कि कितने नंबर ऑफ बार्स आप देने वाले हैं। अपने आप समझ में आ जाएगा कि 2 लेग्ड से ज़्यादा होगा या नहीं होगा। 4 बार्स हैं अगर, या 4 से ज़्यादा हैं, 5 बार्स हो जाते हैं तो 2 लेग्ड हो जाएगा तुरंत। 400 तक में 4 बार आप एडजस्ट कर सकते हैं, सिंगल लेग से काम चला सकते हैं। अब यहाँ पे ASV का वैल्यू समझ में आ गया। अब 0.87 न्यूमेरिकल वैल्यू है, FY ग्रेड ऑफ स्टील है। ASV अब आपको समझ में आ गया कि ये सिंगल ASV कभी भी नहीं होगा, आप कभी भी एक इस तरह से स्टीरअप्स प्रोवाइड कर ही नहीं पाएंगे। तो मिनिमम भी अगर आप बात करेंगे ASV का कि कितना होगा, तो 2 × ही सम वैल्यू होगा। अब चाहे 8 का रेनफोर्समेंट हो, 10 का रेनफोर्समेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं, 2 तो मिनिमम होगा, और 2 के मल्टीपल में ये चलता रहेगा। ये कभी भी 1 3 5 नहीं हो सकता है, ये 2 4 या 6 लेग्ड ही हो सकता है। वो यहाँ पे चूज़ कर लेना, डी इफेक्टिव डेप्थ है। अब रह जाता है आपका VUS। अब ये VUS क्या है, हम आपको समझाए थे कि 30 आपका कंक्रीट ले रहा है, तो आपको अगर 100 का शेयर फोर्स आ रहा है, तो आपका 70 आपका रेनफोर्समेंट लेगा ना, 100 तो लेगा नहीं पूरा, 100 रेनफोर्समेंट को देंगे तो ज़्यादा रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, जबकि कंक्रीट 30 का हेल्प कर रहा है। तो वो जो है, अब आपका V जो आप निकाले थे स्टार्टिंग में WL/2 करके हम आपको कहीं पे लिखवाए थे, ये जैसे 1.5 × V आएगा। V कैसे आएगा, WL/2 कर लेंगे, तो WL/2 को 1.5 करेंगे तो VU आएगा। तो आपको VU जो मिल रहा है वो VU आपका क्या है, आपका टोटल शेयर फोर्स है। और टोटल शेयर फोर्स आपका एक्चुअली में एक्ट कर नहीं रहा है, आपका जो रेनफोर्समेंट रेजिस्ट कर रहा है वो आपका रेजिस्ट कर रहा है उस टोटल में से थोड़ा सा कंक्रीट वाले पार्ट का हटा देंगे, वो एक्ट कर रहा है। तो कंक्रीट के पार्ट वाला जो हटाएंगे, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, IS कोड बोलता है कि VUS = VU माइनस कंक्रीट वाला पार्ट। तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना था, τC किस में था, N/mm² में। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे BD के साथ, तो ये mm² हो जाएगा, mm² से mm² कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। कौन सा न्यूटन होगा, ये जो कंक्रीट रेजिस्ट कर रहा है। तो टोटल ये 100 समझ लो, इसको 70 समझ, सॉरी
इसको 70 समझ लो, ये रेनफोर्समेंट के लिए निकाल रहे हैं। ये टोटल 100 आ रहा था, उसमें से हम लोग 30 माइनस कर दिए, तो ये 30 कंक्रीट वाला है, रिमेनिंग जो बचा वो 70 बचा, वो रेनफोर्समेंट का है। बस ये तरीका है इस फॉर्मूला को याद करने का। तो VUS का ये फॉर्मूला आपको IS कोड में गिवन है, VUS इज इक्वल टू VU माइनस टाउ सी BD। टाउ सी कैलकुलेट कर लीजिए, लास्ट वाले पेज में बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ से टाउ सी मिल जाएगा आपको, टाउ सी इंटू BD कीजिए, VU और शेयर फोर्स से माइनस कर दीजिए, VUS आ जाएगा। यहाँ पुट कीजिए ASV, एज्यूम कीजिए, क्योंकि ये एज्यूम कीजिएगा उसके हिसाब से ये रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट को राउंड फिगर करके प्रोवाइड कर दीजिए। इसको एज्यूम आप कर नहीं सकते, हम आपको समझा दिए, ठीक है। अब ये सारा हम लोगों का क्या है, फॉर्मूला है, ये सारा आपको याद होना चाहिए। इन सारे से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो शेयर के लिए ये सारा जो है ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है और कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। ये हो गया। अभी तक हम बात करते हैं वर्टिकल स्टेप के बारे में कि हम लोग VUS निकाले, हम लोगों को उसका SV का फॉर्मूला निकालना है, तो ये SV का फॉर्मूला हो गया। ये यूज़ होगा आपको ज़्यादातर, और ये यूज़ होगा आपको, क्योंकि इसमें VUS चाहिए, तो ये VUS यहाँ पुट करेंगे तो ये हम लोगों को ये SV आ जाता है। ये SV क्या कहलाया, स्पेसिंग कहलाया। अब हम लोगों का स्पेसिंग तो निकल गया, लेकिन स्पेसिंग का कोई मैक्सिमम क्राइटेरिया होगा कि स्पेसिंग को हम लोग कितना मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स, इसका आपको IS कोड जो है वो आपको कुछ कंडीशंस बता देता है। अब क्योंकि मेरा टॉपिक अभी चल रहा है सिर्फ वर्टिकल स्टेप, हम सिर्फ वर्टिकल स्टेप के बारे में लिख रहे हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग इज मिनिमम ऑफ, कौन दोनों का मिनिमम होगा, इन दोनों में से जो होगा, या तो 0.75 इंटू D या फिर 300 mm, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हम लोगों का मैक्सिमम स्पेसिंग होगा। मतलब यहाँ से मान लीजिए आपका आया 290, यहाँ से आया 300, तो आपका मिनिमम क्या हुआ, 290 हुआ, तो 290 आपका क्या होगा, मैक्सिमम स्पेसिंग रह जाएगा आपके बीम के केस में। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इफेक्टिव डेप्थ पे। तो मैक्सिमम स्पेसिंग यहाँ से निकाल लीजिए, एक्चुअल स्पेसिंग यहाँ से निकाल लीजिए। अगर इससे कम में आ रहा है ये वैल्यू तो ओके है, अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो उसको लिमिट कर दीजिए 300, और 300 लिमिट कर दीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए आ रहा है आपका यहाँ 450 और यहाँ आ रहा है 300, या मान लीजिए यहाँ आप कैलकुलेट किए, यहाँ आया 510। अब 510 तो आप दे नहीं सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम कितना लिमिट है, ये 0.75D और 300, मान लीजिए 300 मैक्सिमम है, तो यहाँ 300 पुट कीजिएगा। उसके हिसाब से आपको बता देगा कि जो आप एजम्पशन लिए थे वो एजम्पशन आपको चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको स्पेसिंग जो डायमीटर है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से ऐसे निकल जाएंगी। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपको वाला जो अभी हम आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ये वहाँ आपको वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का शेयर वर्टिकल स्टीरअप के केस में कि किस तरह से हम लोग SV प्रोवाइड करते हैं, ASV कैसे एज्यूम करते हैं। सुटेबल ASV का मतलब है 2 लेग्ड 4 लेग्ड क्या होता है वो समझा दिए हम आपको, और मैक्सिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया हम लोगों के पास। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना इंक्लाइंड स्टीरअप पे। नेक्स्ट है हम लोगों का इंक्लाइंड स्टीरअप। अब ये जो हम आपको अभी फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला बताए थे ना, ये ही आपको एक्चुअली जो है ये आपका जनरल फॉर्मूला। इसको अब आप समझ गए होंगे कि ये नहीं होकर के ये क्या है, ये इंक्लाइंड का फॉर्मूला है, इंक्लाइंड स्टीरअप का, और इसको यूज़ करके हम लोग बनाते हैं वर्टिकल स्टीरअप का फॉर्मूला, ठीक है। तो यही वाला जो आपका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपका रह जाएगा इंक्लाइंड स्टीरअप के लिए। अब इसमें से हम लोग SV का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। SV इज इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू D डिवाइडेड बाई VUS इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। अब आपको इसमें से सारी चीज़ें पता है, बस ये याद रखना है कि जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइडेड हो तो हम लोग अल्फ़ा 45 डिग्री लेते हैं। अगर प्रोवाइडेड है 60 डिग्री देना है या कुछ भी देना है तो आपको फिर 60 डिग्री ही लेना है। लेकिन अगर कोई डेटा मिसिंग हो तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको 45 डिग्री पे प्रोवाइड करें, ठीक है।
अब इसमें कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ASV आपको पता है, VUS आपको पता है कि VU माइनस टाउ CBT होता है, सिर्फ इंक्लाइन की वजह से सिर्फ एक अल्फा ऐड हो जाता है। अब इस दोनों फॉर्मूला को देखिए, 0.87 FY ASV इंटू डी डिवाइड बाई VUS, 0.87 FY ASV इंटू डी डिवाइड बाई VUS, ये फॉर्मूला सेम है, बस ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसलिए हम आपको यहाँ लिखाए थे कि ये आपका जनरल फॉर्मूला है। और इसमें आपका अल्फा का वैल्यू 90 रख देते हैं तो ये हट जाता है, क्योंकि ये 1 हो जाता है टोटल, तो 1 हो जाता है, तो हम लोगों का ये वाला जो फॉर्मूला है ये अपना सिर्फ इतना सा आ गया था वर्टिकल के लिए। तो एक फॉर्मूला याद रखिए ये वाला, और याद रखिए कि वर्टिकल है मतलब 90 डिग्री है, साइन 90 कॉस 90 हम लोग सब कर सकते हैं, ये 1 0 हो जाएगा, तो बस ये 1 हो जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला यही रह जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं। नेक्स्ट हम लोगों का आएगा बेंट अप बार्स। अब बेंट अप बार्स में स्टोरी है और वो समझ में आना चाहिए। अब हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। बेंट अप बार्स के बारे में हम आपको यहाँ समझाए कि हम लोग बार्स को ऊपर की तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बार 625 था, ये ग्रीन चला गया 325 और ये रेड आगे कंटिन्यू कर गया 325। मतलब इस 6 में से आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये टोटल रेनफोर्समेंट जा रहा है, तो आप 2 रेनफोर्समेंट के ऊपर ले गए, बाकी सारे आपके सीधा जा रहे हैं, तो ये टोटल एक ही रेनफोर्समेंट है। बस इसमें से जैसे ये 2 ऊपर चला गया, 2 नीचे चला गया, ये केस आपका यहाँ पे हो रहा है कि ये ऊपर 3 जा रहा है, नीचे 3 चला जा रहा है, बीच में सारे यहाँ से यहाँ तक में सारे कॉमन हो जा रहे हैं, 6 हो जा रहा है। फिर काम खत्म हो गया 6 का, फिर वापस 3 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया। तो ये वाला जो ग्रीन वाला बार जो हम आपको बनाए हैं, ये ग्रीन वाला बार इस तरह से बेंड किया जाता है साइड पे। जब लेबर उसको बेंड करता है, जो एक स्ट्रेट बार होता है, उस स्ट्रेट बार को लेबर इस तरह से बेंड करता है। जो ये बॉटम वाले बार्स होते हैं, ये इस तरह से बेंड होते हैं स्ट्रेट। ये जो इसको हम लोग कहते हैं बेंट अप बार्स। तो ये बेंट अप बार्स का, ये आपको जब आप BBS निकालते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल, तो वहाँ पे फिर आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि टोटल लेंथ कितना बताना है, क्योंकि अगर आप कम बताएंगे तो ये बार छोटा हो जाएगा। तो ये कितना लेंथ आपको स्लैंट हाइट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जब आप बेंट अप बार्स के लिए फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, IS कोड कह रहा है कि यही वाला फॉर्मूला जो है VUS का, VUS इज इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू डी बाई SV इंटू सिर्फ साइन अल्फा हो जाएगा बेंट अप बार्स के केस में। अब इसी में से आपको SV का फॉर्मूला निकालना है, आप SV का फॉर्मूला निकाल लीजिए। 0.87 FY ASV इंटू डी डिवाइडेड बाई VUS इंटू साइन अल्फा। क्योंकि बेंट अप बार्स है, इसका मतलब है कि ये अल्फ़ा एंगल आएगा, ये अल्फ़ा जो एंगल आएगा, बस इस अल्फ़ा वाले एंगल को यहाँ आपको पुट कर देना है, और आपका ये बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है, ठीक है। इसमें अल्फ़ा जो होता है इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, आप 45 डिग्री भी बेंड कर सकते हैं, 60 डिग्री भी बेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको गिवन कंडीशन में रहेंगी। इम्पॉर्टेंट जो है वो हम आपको क्लाउड बना के यहाँ लिख रहे हैं। पहले हम यहाँ लिख देते हैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्टिकल बार्स, vertical stirrups can be provided alone to resist shear, ठीक है। inclined bars, inclined stirrups can also be provided alone to resist शेयर। आप वर्टिकल को भी अकेले दे सकते हैं, जैसे आपका जो भी आपका आया वैल्यू आपका शेयर का, उसको आपका 30 जैसे कंक्रीट ले रहा था, 70 आपका वर्टिकल स्टीरअप ले सकता है, 70 आपका इंक्लाइन स्टीरअप भी ले सकता है। लेकिन IS कोड कहता है कि बेंट अप बार्स अकेले नहीं प्रोवाइड हो सकते हैं।
मतलब आप सोचेंगे कि सिर्फ कंक्रीट और सिर्फ इस तरह से बेंड किया हुआ बार के मदद से हम लोग पूरे शेयर को रेजिस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा क्या करना है हम लोगों को कि बेंट अप बार शुड बी कंबाइंड विथ आइदर वर्टिकल और इंक्लाइंड। मतलब हम लोग बेंट अप बार्स को अकेले दे ही नहीं सकते हैं। या कंक्रीट का जो 30 ले रहा था 100 में से वो तो ले लिया, 70 जो है वो बेंट अप बार्स नहीं लेगा। बेंट अप बार्स आपका ले सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 और रिमेनिंग आपको वर्टिकल या इंक्लाइन से प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वर्टिकल अलोन प्रोवाइड हो सकता है, इंक्लाइंड अलोन प्रोवाइड हो सकता है, बेंट अप बार्स अलोन प्रोवाइड नहीं हो सकता है। तो वो किसके साथ कंबाइंड होगा, या तो वर्टिकल के साथ या इंक्लाइन के साथ। इसको हम आपको क्लाउड बना देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका जब क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आ जाता है कि दोनों ही, आपको गेट लेवल पे भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछ देगा बेंट अप बार्स का। अब बेंट अप बार्स का जब क्वेश्चन पूछ देगा ना, तो दिमाग में रहता है कि बेंट अप बार्स प्रोवाइड करना है, लेकिन बेंट अप बार्स अलोन ले नहीं सकता है, तो हम लोगों को बेंट अप बार्स के साथ साथ वर्टिकल या इंक्लाइंड खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। अब आप इंक्लाइंड एज्यूम करना चाहते हैं तो 45 डिग्री एज्यूम कर लीजिए साथ में, और आप उसका कुछ शेयर ले लीजिए। वर्टिकल प्रोवाइड करना चाहते हैं, वर्टिकल एज्यूम कर लीजिए, वर्टिकल के साथ आप अपना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दीजिए, और साथ में आप बेंट अप बार्स प्रोवाइड कर दीजिए। तो बेंट अप बार्स के लिए आईएस कोड आपको क्लॉज बताता है। जब हम आपको आईएस कोड का क्लॉज डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ पे इसका और डिटेल में बता देंगे कि बेंट अप बार्स मैक्सिमम जो है वो आपका 50% ही ले सकता है। तो 50% शेयर लेगा, बाकी के लिए आपको इंक्लाइंड या वर्टिकल जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेसिंग का क्राइटेरिया जो ये वाला है आपको, ये था आपका वर्टिकल स्टीरअप के लिए। आपको इंक्लाइंड स्टीरअप के लिए जो मैक्सिमम क्राइटेरिया है, ये आपको, इसको हम नीचे कर देते हैं। तो मैक्सिमम स्पेसिंग का जो क्राइटेरिया है इंक्लाइंड के लिए, ये है आपका इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ। अब मिनिमम ऑफ में यहाँ भी दो कंडीशन आ जाएगा फिर से। ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ डी, इफेक्टिव डेप्थ डी, और दूसरा हर हाल में रहेगा 300 mm। ठीक है, मतलब मैक्सिमम स्पेसिंग कितना हो जाएगा इंक्लाइन के केस में, ये मिनिमम जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा उससे कम ही होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम ऑफ ये दोनों, सेम जैसा हम लोग अभी यहाँ किए थे। मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम ऑफ ये दोनों। यहाँ 0.75 डी था और 300 था, यहाँ पे डायरेक्टली डी है और 300 है, मतलब यहाँ 75 नहीं लेना है, 0.75 नहीं लेना है। तो इंक्लाइन, अब इसको इस तरह से आपके बुक्स में लिखा रहता है कि मैक्सिमम स्पेसिंग, इस तरह से जब हम लोग बुक्स में देखते हैं तो इस तरह से लिखा रहता है। ए लिखा रहता है 0.75 डी, बी लिखा रहता है डी, और सी लिखा रहता है 300। अब यहाँ बगल में लिखा रहता है आपको वर्टिकल, ये वर्टिकल के लिए है, ये इंक्लाइंड के लिए है, और ये इन एनी केस। तो इसी को हम ब्रेकअप करके लिखे हैं। आपको वर्टिकल वाले में लिखे हैं तो वर्टिकल वाले में सिर्फ ये दो लिखे हैं, ताकि याद रहने में आसान होता है कि किससे मैच करना है। इंक्लाइन में लिखे हैं तो ये दो में लिखे हैं। ठीक है, बेंट अप बार में तो कोई स्पेसिंग होता नहीं है, तो मेन बार्स को ही हम लोग बेंड कर देते हैं। तो ये आपका हो गया क्राइटेरिया, इसको हम इरेज कर देते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हर हाल में आपको लिमिट कितना है, 300, मतलब 300 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपको हम एक छोटा सा क्लाउड लगा के लिखते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ टाइस, एनी टाइप ऑफ स्टीरअप्स should not be greater than
300 mm। तो आपको कई बार क्या होता है कि आपको पूछता है कि आप ऑब्जेक्टिव में एसएससी जेई में पूछ सकता है कि आपको स्पेसिंग का मैक्सिमम स्टीरप्स का मैक्सिमम स्पेसिंग जो है वो आपको कितना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 300 mm है। बाकी सारे कंडीशन, अगर आपका 0.75 डी भी अगर आपका 300 से ज़्यादा आ रहा है तो आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, डी भी अगर आपका 300 से ज़्यादा आ रहा है तो आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, मतलब मैक्सिमम लिमिट ही 300 है। ठीक है, तो ये 1 लाइन का आपको ऑब्जेक्टिव बन जाता है इंपॉर्टेंट। ये हो गया हम लोगों का मैक्सिमम स्पेसिंग के बारे में। तो हम लोग अभी तक क्या डिस्कस कर लिए, वर्टिकल स्टीरप्स फॉर्मूला डिस्कस कर लिए, स्पेसिंग डिस्कस कर लिए, इंक्लाइन स्टीरप फॉर्मूला डिस्कस कर लिए, स्पेसिंग डिस्कस कर लिए, बेंट अप बार का हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसका कोई स्पेसिंग का क्राइटेरिया इसमें होता नहीं है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 4th नंबर का टॉपिक था शियर रेनफोर्समेंट स्टीरप्स इन बीम्स। ठीक है, अब हम लोगों का आ जाता है टॉपिक नंबर 5, वो है मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। अब क्योंकि मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट है, इसका मतलब एरिया की बात हो रही है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ASV मिनिमम, ASV मिन। मतलब है कि हम लोग ASV तो एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ASV एज्यूम करने में भी ये ध्यान रखना होगा कि कहीं हम लोग ASV मिनिमम से भी कम एज्यूम ना कर ले। तो ASV मिनिमम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है ASV मिनिमम डिवाइडेड बाई B इंटू SV शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.87 FY। इस तरह से समझ लीजिए कि 0.87 FY ASV शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 B इंटू SV। अब इसी को हम लोग अरेंज कर दिए तो ये हो गया। अगर आपको ASV मिनिमम निकालना है, B इंटू SV को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ASV मिनिमम should be greater than equal to 0.4 into B into SV divided by 0.87 FY। ये हम लोगों का फॉर्मूला बन जाता है, और यही आपको कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए या तो आपको स्पेसिंग पूछ लेता है, या तो आपको एरिया पूछ लेता है कि मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला क्या है या वैल्यू कितना, ये पूछ लेता है। तो इसको याद रखना है सबको, ये इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल है। ये किसी भी कंडीशन में अलग अलग डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये सबके लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले के लिए भी, कॉलेज वालों के लिए भी। आप जब भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो आप चेक करेंगे कि आप मिनिमम से ज़्यादा प्रोवाइड करें। तो इसका मतलब है कि आप जब भी प्रोवाइड करेंगे, जब हम आपको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम आपको बात कर रहे हैं डिज़ाइन की, कि जब आपको कैलकुलेट करने के लिए बोले तो फिर तो आपको कैलकुलेट करना है ये फॉर्मूला वगैरह लगा के, लेकिन जब हम आपको बोले कि आपको डिज़ाइन करना है, तो इसका मतलब है कि अब आप सारी चीज़ें, जैसे आप सिंगली रेनफोर्स डिज़ाइन किए कुछ स्टेप्स था, वैसे ही आप डबली रेनफोर्स डिज़ाइन किए कुछ स्टेप्स था, वैसे ही आपको शियर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करने का भी स्टेप्स हो जाता है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज वाले में हम लोग मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक दो चीज़ें जो और हम लोगों की रह गई हैं, उन सारे को हम नेक्स्ट वाले क्लास में, जब हम आपको थ्योरी को, इसको और डिज़ाइन वाले स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम आपको वो मिसिंग चीज़ें जो है, जैसे कि आपका अगर टेपर्ड बीम है तो टेपर्ड बीम है, और कैंटिलीवर है इस तरह से, तो आपका टाउवी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट उसमें एक्सप्लेन करने में लगेगा, तो इसलिए हम इसको आज वाले लेक्चर में डिस्कस नहीं किए। इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आपको डिज़ाइन स्टेप्स लिखा देंगे। फिर उसके बाद उस डिज़ाइन स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे। पहले हम लोग कर लेंगे एनालिसिस वाले न्यूमेरिकल, जो ये सारे फॉर्मूलाज को यूज़ करके किया जाता है। उसके बाद हम लोग करेंगे डिज़ाइन वाले भी न्यूमेरिकल। तो बेसिकली इस तरह के शेयर वाले चैप्टर में डिज़ाइन और एनालिसिस के क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि आपको अगर कह रहा है कि डिज़ाइन शेयर रेनफोर्समेंट, मतलब वो एरिया जानना चाह रहा है, स्पेसिंग जानना चाह रहा है, यही दो चीज़ें आपको निकालनी है। डिज़ाइन कह रहा है तो आप मिनिमम वाले से चेक कर लेंगे, अगर डिज़ाइन नहीं कहेगा तो आप सिर्फ एरिया फाइंड आउट करके स्पेसिंग फाइंड आउट करके छोड़ देंगे। बस यही फ़र्क हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वाले क्लास में आपको डिज़ाइन स्टेप्स पहले लिखा देंगे, उसके बाद हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस पूरे फॉर्मूला को हम लोग किस किस तरह से यूज़ किए हैं वो आपको समझ में आ जाएगा।
एक बार इस लेक्चर को, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट लगे, समझ में डायरेक्टली नहीं आए, तो इस लेक्चर को एक बार सुनने के बाद दोबारा फिर सुनिए। जब दोबारा सुनिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो होंगी ना, वो क्या होता है कि ब्रेन जो है उसको यूज टू हो जाता है, उसको एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये शेयर वाले टॉपिक खास करके ऐसा होता है जो कि आपको कई बार फील नहीं कर पाता है स्टूडेंट कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो जो हम बता रहे हैं वो फिर उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, वो चीज़ें याद नहीं रह पाती है। तो इसलिए लेक्चर को 2 बार सुनिएगा, 3 बार सुनिएगा, फॉर्मूलाज को लिखिएगा, कौन सा कंडीशन कब आएगा वो लिखिएगा, अपने आप सारी चीज़ें जो है वो यूज हो जाएंगी। और वैसे बहुत ईजी चैप्टर है, ये बहुत छोटा है इसलिए ईजी कंसिडर किया जाता है कि इसमें 4-6 फॉर्मूले हैं, बस वो याद कर लेना है। कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हम आपको सारा जैसे यहाँ लिख के दिए हैं, फिर आपको हम यहाँ क्लाउड बना करके यहाँ भी कुछ लिख करके दिए हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है, हमेशा से आया है, हर एग्ज़ाम में आया है। अगर शेयर से क्वेश्चन पूछा हुआ तो इतना जितना स्लाइड हम आपको बनाए हैं इन सारे में से क्वेश्चन आपको रहेगा, ये हमेशा से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक का जो टॉपिक्स है हम लोगों का शेयर का, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग डिज़ाइन स्टेप्स और जो वो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करके फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की ओर मूव कर जाएंगे। तो आई होप आपको आज ये क्लास पसंद आया होगा। आज ये जो आप शेयर के बारे में हम आपको डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।